नमस्कार बच्चों। आज हम आपको क्लास 12 का पहला चैप्टर जो है सूचकांक, उसके बारे में पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सूचकांक का अर्थ क्या होता है। सूचकांक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सूचक प्लस अंक। सूचक का अर्थ होता है संकेत, जो आप 10वीं में पढ़ चुके हो पहले भी, कि संकेत जैसे कि हम बेस और एसिड को सूचक में दर्शाते थे, वैसे ही संकेत। और अंक का मतलब होता है अंक, मतलब जिन चीज़ों को हम संकेत के साथ साथ अंक में दर्शा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सूचकांक कहते हैं। अगर हम सूचकांक की परिभाषा देखते हैं तो किसी भी वस्तु से संकलित, ये वर्ड आप याद रखिए, संकलित चल राशि के दिए चालू समय के मूल्य में किसी निश्चित आधार समय के उसके मूल्य के सापेक्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहते हैं। अब समझ में आपको नहीं आया होगा, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में परफेक्ट आपको समझ में आएगा। जैसे 2015 ये हमारा आधार वर्ष होगा, क्योंकि ये पीछे का वर्ष है, और 2016 जो है वो चालू वर्ष है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ गेहूं की कीमत में पहले 2015 में 36 था, 2016 में 40 हुआ। अब इन दोनों में जो परिवर्तन हुआ है उसी के प्रतिशत परिवर्तन को क्या कहा जाता है, सूचकांक कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो भी हमारे आधार वर्ष और चालू वर्ष के मूल्यों के कीमत में जो भी चेंजेस हुए रहते हैं, जो भी अंतर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सूचकांक कहते हैं। यहाँ पर आधार वर्ष 2015 होगा और चालू वर्ष 2016 होगा। आधार वर्ष को हम P0 से दर्शाते हैं, आधार वर्ष की जो कीमत होती है उसे हम P0 से दर्शाते हैं, और चालू वर्ष की जो कीमत होती है उसे हम P1 से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार अगर हमें प्रतिशत परिवर्तन सूचकांक निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, P1/P0 × 100। मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ चालू वर्ष बटे में क्या होगा, आधार वर्ष गुणे 100। ये होगा हमारा प्रतिशत परिवर्तन सूचकांक। अब ये एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने पहले देखा था। 2015 में वैल्यू कितनी थी, 36, वो हमारा बटे में आएगा क्योंकि वो हमारा P0 है, और P1 हमारा क्या होगा, 40, वो ऊपर आएगा × 100। तो कितना आया, 111.11। ये हमारा क्या हो गया, सूचकांक हो गया। अब अगर हमें ये बोला जाता है कि आपको सिर्फ सापेक्ष नाप या अनुपात की विधि से सूचकांक निकालना है, तो वहाँ पे आपको × 100 नहीं करना है, क्योंकि प्रतिशत नहीं निकालना है, वहाँ पे सिर्फ अनुपात निकालना है। इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 40/36 = 1.11। ये हमारा क्या होगा, अनुपात की विधि से, सापेक्ष अनुपात की विधि से हमें निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि आखिर चेंजेस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा कि 36 और 40 था गेहूं का सूचकांक या गेहूं का मूल्य जो था। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे चावल का मूल्य है वो 64 और 68 है। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोनों में अंतर जो है वो 4-4 रुपये का ही हुआ है। यहाँ पे 2015 में 36 था तो 4 रुपये बढ़ गया, 40 हो गया। यहाँ पे 64 है तो 4 रुपये बढ़ गया, तो कितना हो गया, 68 हो गया। अब इसकी जो तुलना है, इसका जो सूचकांक है, सापेक्ष सूचकांक और प्रतिशत सूचकांक, ये दोनों आप निकाल के तुलना कीजिए कि क्या अंतर आता है। ये आपका वर्क है। ठीक है, तो ये आपको करना है। चलिए अब अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है, आधार वर्ष, उसको समझ लेते हैं। आधार वर्ष क्या होता है, अगर हम इसकी परिभाषा देखना जाए तो जैसे कि हमने पहले ही देखा था, वर्तमान समय के मूल्य को किसी निश्चित समय के मूल्य के साथ तुलना की जाती है। जैसे वर्तमान समय आपको पता ही है, जो चालू वर्ष है, जैसे 2016 था हमारा चालू वर्ष, तो उसकी तुलना हमें जिससे भी करते हैं, जैसे हमें 2015 से करना है, तो जिस भी निश्चित समय से हम उसकी तुलना करते हैं वो हमारा क्या होता है, आधार वर्ष होता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर हम 2015 के मूल्य की तुलना वर्तमान समय 2016 से करते हैं तो 2015 हमारा क्या होगा, आधार वर्ष होगा। ठीक है, आधार वर्ष ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक है अचल आधार की विधि और दूसरा है पारंपरिक आधार की विधि। तो सबसे पहले अचल आधार की विधि देख लेते हैं। अचल आधार की विधि में एक निश्चित समय लिया जाता है। निश्चित समय मतलब हर साल वह वर्ष बदलेगा नहीं, एक वर्ष हमने ले लिया, वही वर्ष हर साल चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। ठीक है, जैसे चालू वर्ष बराबर P1, आधार वर्ष बराबर P0 × 100। ये सूचकांक है हमारा, एकदम सेम टू सेम। इसी के ऊपर से एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे आपकी बुक का ही है। जैसे किसी एक विस्तार में गेहूं के थोक मूल्य की जानकारी निम्नानुसार है।
इस सूचना को वर्ष 2005 को आधार वर्ष लेकर, ये चीज़ याद रखिए, 2005 का जो मूल्य है उसे हमें क्या लेना है, आधार वर्ष लेकर शेष वर्षों के लिए क्या ज्ञात करना है, सूचकांक ज्ञात करना है। उसके बाद ये वाला पॉइंट याद रखिए, गेहूं का वर्ष 2013 में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, मतलब 2013 में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई ये भी हमें ज्ञात करना है। तो एक बार देख लेते हैं सवाल को हम। वर्ष 2005 में 1650 था, इसी को हमें आधार वर्ष लेना है। 2006 में 1690 था, 2007 में 1730 था, ठीक है, 2008 में 1750, 2009 में 1810, 2010 में 1850, 2011 में 1870, 2012 में 1900 और 2013 में 1950। चलिए, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका हल है, उसे भी देख लीजिए ध्यान से आप। जैसे देखिए, ये रहा हमारा वर्ष, ये रहा हमारा जो भी कीमत दी हुई है, और यहाँ पे हमने सूचकांक ज्ञात किया। अब जैसे कि यहाँ बोला है कि आधार वर्ष ज्ञात करना है, आधार वर्ष 2005, तो आधार वर्ष 2005 में देखिए मूल्य कितनी है, 1650। और आधार वर्ष का हमारा सॉल्यूशन क्या कहता था, परिभाषा क्या कहता था कि हमें हर साल किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को लेकर हमें अपने आधार वर्ष के मूल्य में चेंज नहीं करना है। मतलब P0 हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और P1 हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे P0 पहले कितना था, 1650, ठीक है, बाद में भी कितना है, 1650, 1650, 1650, 1650, मतलब आगे की वैल्यू चेंज होती जाएगी, पीछे की नीचे की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे पहली वैल्यू 1650 है, 1650 इसका आधार वर्ष भी 1650 होगा इंटू 100, तो आंसर कितना आएगा, 100। दूसरे में देखो चालू वर्ष कितना हो गया, 1690, लेकिन आधार वर्ष कितना रहेगा बच्चों, 1650 ही रहेगा, ठीक है, तो इस वजह से इंटू 100 102.42। उसके बाद 1730 बटे में आधार वर्ष सेम रहेगा, 1650 गुणे 100, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में एक दूसरा सवाल भी था कि आखिर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अगर हमें किसी भी चीज़ को प्रतिशत में मापना होता है तो उसका टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100। टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100। और 2013 की वैल्यू को यहाँ देखिए, कौन सी वैल्यू को, 2013 में हुई वृद्धि ज्ञात करनी है। तो 2013 में हमारी वृद्धि कितनी है, टोटल कितना है, 118.18 है। इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किस में से, 100 में से। तो हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या दर्शाएगा, वृद्धि कीमत दर्शाएगी। क्या दर्शाएगी, वृद्धि कीमत। क्लियर। चलिए अब आगे एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि सामान्य सूचकांक क्या होता है। देखो अभी जो हमने ज्ञात किया वो हमने गेहूं का मूल्य ज्ञात किया, लेकिन अगर यही गेहूं, चावल, बाजरी, ठीक है, उसके बाद खर्च, अन्य प्रकार के ब्रेड, अंडे, ये सारी चीज़ों की अगर हमें जानकारी निकालनी हो तब तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, सामान्य सूचकांक ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, सामान्य सूचकांक। मतलब जहाँ पे भी हमारे पास एक से ज़्यादा सामान हो या एक से ज़्यादा वैल्यू को ली जाती हो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य सूचकांक कहेंगे। जैसे इसे हम क्या करेंगे, सापेक्ष मूल्य निकाल कर औसत ज्ञात करना होता है। तो सापेक्ष मूल्य कैसे निकालते हैं वो भी मैं समझाता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे आई हमारा सूचकांक हो गया सिग्मा P1 अपॉन में P0। सिग्मा मतलब क्या, सिग्मा मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हो कि सारी चीज़ों का टोटल, वो हमारा क्या होता है, सिग्मा होता है। अभी आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिवाइड n मतलब जो भी हमारी वस्तुओं की संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, n होगी, और इंटू 100 तो हम करते ही हैं। चलिए देखिए आगे देखते हैं। उदाहरण, 6 वस्तुएं दी गई हैं, उनके 2014 और 2015 के मूल्य दिए गए हैं। 2014 को आधार वर्ष लेना है और उसके ऊपर से उनका सामान्य सूचकांक की गणना करनी है। तो कैसे कर सकते हैं वो ध्यान से देखिए आप, सामान्य सूचकांक की गणना। यहाँ पे हमारे पास वस्तुएं हैं, वस्तुएं कौन कौन सी हैं देख लीजिए। ब्रेड है, अंडे हैं, घी है, दूध है, चीज़ है, मक्खन है। राइटिंग थोड़ी गंदी है, एडजस्ट कर लीजिएगा। इकाई, पैकेट, दर्जन, टीन, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। 2014 में मूल्य देख लीजिए 25 था, फिर 30 है। 30 किसका है, देखिए 25 ब्रेड का है, याद रखिएगा, हाँ 25 ब्रेड का है। 2015 में ब्रेड का कितना हो गया, 28। मतलब ब्रेड के लिए ये हमारा P0 होगा और ये हमारा P1 होगा। अब ये किसका है, अंडे का है, तो अंडे के लिए ये हमारा P0 होगा और ये हमारा क्या होगा, P1 होगा। मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और डिफरेंट चीज़ों की, वस्तुओं की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये जो पहली वैल्यू होगी वो सबके लिए P0 होगी और दूसरी वैल्यू सबके लिए P1 होगी। अब अगर हमें ब्रेड का, देखिए अब हमें अलग अलग सूचकांक निकालना है तो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो भी देखिए। जैसे हमें ब्रेड का निकालना है तो ब्रेड का फॉर्मूला पता ही है आपको, P1 अपॉन में P0। अब यहाँ पे देखिए इंटू 100 हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया,
एक बार सवाल पे वापस आते हैं। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, सामान्य सूचकांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सामान्य सूचकांक। आप लोगों ने देखा था जब भी हम सापेक्ष सूचकांक या सामान्य सूचकांक ज्ञात करते हैं तो हमें इंटू 100 नहीं करना होता है। तो यहाँ पे भी हमें इंटू 100 नहीं करना है, ये हम डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाएंगे। अब ये हमारा P1 P0 निकला, अब इसका सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा मतलब क्या होगा? सबका टोटल। सिग्मा मतलब क्या होगा? सबका टोटल। तो हमने सबका टोटल किया, कितना आया देखिए 6.6795 ये हमारा सबका टोटल आया। उसके बाद वापस ध्यान दीजिए, 6 खुराक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है। आई बराबर सिग्मा P1 अपॉन में P0 मतलब 6.67952 अपॉन में n कैसे निकालेंगे वो देखिए। कितनी वस्तुएं हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6, कितनी वैल्यू हैं? 6। तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 100। तो यहाँ से हमने क्या किया, पूरी तरह से जो भी हमें ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब आगे का सवाल देखिए, खुराक। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और ज्ञात करने को दिया हमें, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। अब प्रतिशत परिवर्तन के लिए हमें 100 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने इंटू 100 किया तो हमें प्रतिशत मिल गया 111.33। अब आगे आप समझदार हो, आपको कैसे करना है ये आपको पता चल जाएगा कि आप क्या करोगे, डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम आज रखते हैं जो भी है हमारी वैल्यू, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ जो आप घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हो। और आप टेंशन मत लीजिए, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जब तक मैं कोचिंग में नहीं आ रहा हूँ तब तक मैं आपकी हेल्प करते रहूँगा, ठीक है। तो 2 मिनट बस इंतज़ार कीजिए, मैं आपको वो देता हूँ कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही IMP हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। 1 मिनट। सामान्य सूचकांक ये रहा। जो भी डाउट होगा वो आप क्लियर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस है, आप पॉज करके एक एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें परंपरित आधार है, लेकिन आपको परंपरित आधार को ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिर्फ अचल आधार को ही ध्यान में रखना है। परंपरित आधार के लिए वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। आप इतना ज्ञात कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो सवाल में डाउट रहेगा वो हम कल देख लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।